आज के इस दिलचस्प सफर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं। प्रकृति, जलवायु के इतिहास और इंसानों के अस्तित्व के बीच का उलझा हुआ लेकिन बेहद खूबसूरत ताना बाना। इस चर्चा में हम मेडागास्कर के उन प्राचीन और विशाल पेड़ों से लेकर सीधे भारत के घने जंगलों तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे इस दुनिया में सब कुछ, बिल्कुल हर एक चीज, एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बाओबाब के विशाल साम्राज्य से, फिर पेड़ों की लकड़ी में छिपे इतिहास को डिकोड करेंगे, उसके बाद इकोसिस्टम पर मंडराते बदलाव के खतरे को समझेंगे और फिर भारत लौटकर ग्रीन गोल्ड पर वन अधिकारों और अंत में सह अस्तित्व की लड़ाई पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बाओबाब का साम्राज्य। जरा सोचिए, बाओबाब पेड़ों का विकासवादी इतिहास करीब 4 करोड़ 10 लाख साल पुराना है और हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोध से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इनकी असल शुरुआत मेडागास्कर से ही हुई थी। ये तस्वीर बोत्सवाना के ऐतिहासिक चैपमैन बाओबाब की है, जो इसकी विशालता को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। इसका ये जो खुला हुआ रिंग जैसा आकार है ना, ये सिर्फ देखने में ही बड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट इकोसिस्टम की धड़कन है। इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा जीवन चक्र बसता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विशाल पेड़ की ताकत सिर्फ इसकी लकड़ियों में नहीं है। बाओबाब के पास चींटियों की अपनी एक पूरी गुप्त सेना होती है। जंगल का जो ब्राउन साइकिल या मिट्टी का चक्र होता है, उसे असल में ये चींटियां ही चलाती हैं। ये चींटियां सॉइल इंजीनियर की तरह काम करती हैं और मिट्टी को एक स्पंज की तरह छिद्रपूर्ण बना देती हैं, ताकि बारिश का पानी जमीन के अंदर गहराई तक जा सके। और हैरानी की बात देखिए, अपने हजारों लार्वा को बचाने के लिए ये चींटियां एक खास सांप को अपने बिलों में पनाह देती हैं, जिसे मदर ऑफ द एंट्स कहा जाता है। यानी एक दूसरे को बचाने का बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम। ऐसे माहौल की कल्पना करें जहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता हो और बारिश का नामो निशान ना हो। ऐसे में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन लगता है ना? यहीं पर बाओबाब का असली जादू काम आता है। इस पेड़ की स्पंज जैसी बनावट वाला तना अपने अंदर 1,20,000 लीटर तक पानी जमा कर सकता है। सोचिए, एक पूरा का पूरा पानी का टैंक। इसी विशाल रिजर्व की बदौलत यह पेड़ भयंकर सूखे में भी खुद को और अपने आसपास के जीवों को सालों साल जिंदा रख पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, लकड़ी में छिपा इतिहास। ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती के जलवायु इतिहास की जीती जागती फाइलिंग कैबिनेट हैं। बाओबाब के तने से बड़ी सावधानी से निकाले गए इन हिस्सों और रिंग्स को देखिए। वैज्ञानिक इनमें मौजूद कार्बन आइसोटोप्स की जांच करते हैं। असल में ये आइसोटोप्स बिल्कुल एक प्राकृतिक रेन गेज यानी बारिश मापने वाले यंत्र की तरह काम करते हैं। जिस साल भयानक सूखा पड़ता है, पेड़ एक अलग तरह का भारी कार्बन सोख लेता है। बस इन्हीं रासायनिक निशानों को डिकोड करके हमें सदियों पुरानी बारिश का पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है। इसी रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक ने एक और बात का खुलासा किया, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। इसे ग्रोथ स्टॉप फिनोमिनन कहते हैं। होता यह है कि कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय तनाव होता है या बुढ़ापा आता है, तो बाओबाब का तना नए रिंग्स बनाना पूरी तरह से रोक देता है। पेड़ के तने का बाहरी हिस्सा शायद सैकड़ों साल पुराना हो, लेकिन इसके बावजूद पेड़ जिंदा रहता है, उसमें नई पत्तियां आती हैं। ये संकट के समय इन पेड़ों की असाधारण सहन शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। इन्हीं रिंग्स की मदद से वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर का 700 सालों का एक पूरा टाइमलाइन तैयार किया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1350 से 1450 के बीच वहां खूब बारिश होती थी, एकदम हरा भरा युग। लेकिन फिर कहानी बदलती है। 1600 से 1750 तक एक भयानक और बेहद लंबा सूखा पड़ा और 1750 से लेकर आज तक वहां बारिश में लगातार गिरावट ही देखी जा रही है। इस भयंकर जलवायु परिवर्तन ने वहां के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, बदलाव का खतरा। यहां पर एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना जरूरी है। औपनिवेशिक दौर की एक पुरानी धारणा थी कि इंसानों के बसने से पहले मेडागास्कर पूरी तरह से एक अखंड घना जंगल था और इंसानों ने आकर उसे तबाह कर दिया। लेकिन हाल का इकोलॉजिकल डेटा इस कहानी को सिरे से खारिज करता है। असलियत यह है कि ये आपसी निर्भरता की कहानी है। जलवायु में आया वो भयंकर सूखा और इंसानों द्वारा जमीन के प्रबंधन का तरीका, इन दोनों चीजों ने एक साथ मिलकर मेडागास्कर को आज के घास के मैदानों में तब्दील किया है। लेकिन आज परिस्थितियां और भी जटिल होती जा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका का मशहूर पफुरी आउटपोस्ट बाओबाब है, जो 2008 में अचानक गिरकर मर गया।
एक तरफ कुछ रिसर्च ये दावा करती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2000 साल पुराने पेड़ भी अचानक मर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से देखें तो कुछ शोधकर्ताओं का ये भी ठोस तर्क है कि असली खतरा केवल जलवायु परिवर्तन नहीं है। बीजों को फैलाने वाले जीवों की कमी और पालतू जानवरों द्वारा नए पौधों को बहुत ज़्यादा चर लेना भी इनके खत्म होने की बहुत बड़ी वजह है। आइए समझते हैं कि ये सारे खतरे आपस में कैसे जुड़ते हैं। इसे कहते हैं बीजों के फैलाव का संकट। किसी जमाने में विशाल लेमूर और एलिफेंट बर्ड्स जैसे जीव बायोबाब के बड़े बड़े फल खाते थे और उनके बीजों को दूर दूर तक फैलाते थे। लेकिन अब वो जीव तो विलुप्त हो चुके हैं। नतीजा क्या हुआ? फल पेड़ से गिरता तो है, लेकिन उसका सख्त खोल टूट ही नहीं पाता। और अगर गलती से बीज बाहर आ भी जाएं, तो वे अपने ही विशाल पेड़ की घनी छाया के नीचे पनप नहीं पाते। देखिए कैसे एक कड़ी के टूटने से पूरे जंगल का ताना बाना बिखरने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, ग्रीन गोल्ड और अधिकार। इस आपसी निर्भरता या सह अस्तित्व को समझने के लिए मेडागास्कर से सीधा भारत चलते हैं। यहाँ इकोलॉजी सीधे तौर पर उन इंसानी समुदायों से जुड़ी है जिनकी पूरी रोजी रोटी ही जंगल है। भारत के उड़ीसा राज्य में वन अधिकारों की एक बहुत अहम कानूनी लड़ाई चल रही है। वहां की एक आदिवासी महिला पार्वती खिला का ये बयान सब कुछ बयां कर देता है। हम बस वो कमाना चाहते हैं जिसके हम कानूनन हकदार हैं। ये पूरा संघर्ष केंदू पत्ते को लेकर है, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। 2006 के वन अधिकार अधिनियम ने जनजातीय ग्राम सभाओं को इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करने और बेचने का पूरा हक दिया है। केंदू पत्ते के व्यापार को लेकर दो अलग अलग मॉडल को समझना दिलचस्प होगा। एक तरफ राज्य के वन विभाग का मॉडल है, जो केवल 3 दिन चलता है, सिर्फ 20% परिवारों को काम देता है और ₹3.20 प्रति बंडल का रेट देता है। दूसरी तरफ ग्राम सभाओं का सामुदायिक मॉडल है, जिसका प्रस्ताव है कि ये काम पूरे 3 सप्ताह तक चले, 100% परिवारों को शामिल किया जाए और सीधे ₹4 प्रति बंडल का भुगतान हो। लेकिन पेच ये है कि इस मॉडल को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से एक डीरेगुलेशन लेटर चाहिए, जो लाल फीताशाही में अटका हुआ है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी कानूनी रस्साकशी का जमीन पर क्या असर हो रहा है। असर बिल्कुल साफ है। 2024 में अनुमति मिलने में इसी देरी की वजह से लगभग 36 लाख रुपए के केंदू पत्ते बारिश में जंगल में ही पड़े पड़े सड़ गए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये उन आदिवासी समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है, जो साल के कई महीनों तक अपने गुजारे के लिए पूरी तरह से इन्हीं पत्तों की कमाई पर निर्भर रहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सह अस्तित्व की लड़ाई। जंगलों और इंसानों के इस जटिल रिश्ते की एक और परत भारत के तेलंगाना में देखने को मिलती है। अमराबाद टाइगर रिजर्व में आदिवासियों के पुनर्वास यानी उन्हें बाहर बसाने को लेकर काफी टकराव है। राज्य सरकार रिजर्व और बाघों की सुरक्षा के लिए आदिवासियों को जंगल से बाहर भेजना जरूरी मानती है और इसके लिए 15 लाख रुपए या 3 एकड़ जमीन का पैकेज दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ चेंचू जनजाति है, जो सदियों से पूरी तरह से जंगली भोजन और वन उत्पादों पर ही जिंदा है। उनका कहना है कि वे बाहर की दुनिया में खेती या नौकरी नहीं कर पाएंगे। वे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगल के जीवों के साथ शांति से रहने यानी सह अस्तित्व की मांग कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये पूरा तनाव संरक्षण की 2 अलग अलग विचारधाराओं के बीच का है। एक तरफ है बहिष्कार के माध्यम से संरक्षण, मतलब जंगल और वन्य जीवों को बचाने के लिए वहां से इंसानों को पूरी तरह बाहर कर देना, और दूसरी तरफ है सह अस्तित्व के माध्यम से संरक्षण, जो ये मानता है कि सदियों से वहां रहने वाली स्वदेशी जनजातियां ही उस इकोसिस्टम की असली ऐतिहासिक रक्षक हैं। यह राज्य की नीतियों और उन आदिवासियों के बीच का एक बहुत ही गहरा वैचारिक और व्यावहारिक संघर्ष है। और इसी विचार के साथ हमारी आज की पूरी चर्चा एक गोल चक्कर पूरा करके वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। चाहे वो मेडागास्कर के विशाल बाओबाब और उसकी रक्षा करने वाली चींटियों का आपसी रिश्ता हो, या फिर भारतीय जंगलों के रक्षक के रूप में आदिवासी समुदाय हों, किसी भी जंगल को बचाने का मतलब है उस पूरे नाजुक जीवन चक्र को बचाना। और इस चक्र में प्राकृतिक जीव जंतुओं के साथ साथ मानवीय समुदायों दोनों का अपना एक बेहद अहम रोल है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है, क्या सह अस्तित्व के बिना सही मायनों में प्रकृति का संरक्षण मुमकिन भी है? क्या इंसानों को प्रकृति से पूरी तरह अलग करने की कोशिश कहीं उन्हीं आपसी कड़ियों को तो नहीं तोड़ देगी जो उस जंगल को सदियों से जिंदा रखे हुए हैं?
इस बारे में विचार करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।